हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेज। जैसा कि आपको पता है जीपैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों का वीकली टेस्ट हर एक संडे को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी वीकली टेस्ट के अंतर्गत जो 8 दिसंबर यानी कि संडे को टेस्ट हुआ था वो किसका हुआ था? फार्मास्यूटिक्स का हुआ था। और फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक क्या था? टैबलेट एंड कैप्सूल टॉपिक था। तो टैबलेट कैप्सूल के टॉपिक के टोटल 50 क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिए हैं। टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं उन सभी क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, आपकी जो भी गलतियां होंगी यहां से आप करेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट है उस डाउट को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पे टॉपिक मिस ना होने पाए। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वीकली टेस्ट में, एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है। टू स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन टेस्ट। जी हाँ, जब हम डिस्पर्शन टेस्ट करते हैं टैबलेट का तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन टेस्ट से रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए हैं। कौन सा सही है, गलत है, उसी को यहाँ पे चूज करना है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है इट इज इवेल्युएटेड यूजिंग 6 टैबलेट एंड 500 ml ऑफ वाटर। दूसरा स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द डिस्पर्शन टाइम ऑफ ईच टैबलेट। जी हाँ, अब यहाँ पे जब डिस्पर्शन टेस्ट करते हैं टैबलेट का तो टैबलेट को डिस्पर्स करवाते हैं। अब वाटर में डिस्पर्स करवाएंगे तो उसी का हम क्या देखते हैं, हर एक टैबलेट का डिस्पर्शन टाइम मेजर करते हैं कि कौन सा टैबलेट कितने टाइम में डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पे जो क्यू वाला ऑप्शन है ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि डिस्पर्सन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हर एक टैबलेट का डिस्पर्सन टाइम मेजर करने के लिए डिस्पर्सन टेस्ट करते हैं। लेकिन उस टेस्ट को करने के लिए क्या हम 6 टैबलेट लेते हैं क्या 500 ml वाटर में, या नहीं लेते हैं? तो सिंपली 6 टैबलेट नहीं लेंगे, हम 2 टैबलेट लेते हैं और वाटर की क्वांटिटी 100 ml ऑफ वाटर लेंगे। जी हाँ, तो 2 टैबलेट 100 ml ऑफ वाटर में लेते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट पी इज इनकरेक्ट और क्यू इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर हम मिला लेते हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। यहाँ पे बोला गया था डिस्पर्सन टेस्ट के बारे में। तो डिस्पर्सन टेस्ट में हमने क्या बोला कि यहाँ पे हर एक टैबलेट का डिस्पर्सिंग टाइम यहाँ पे हम देखने का काम करते हैं, जिसमें 2 टैबलेट लेंगे, 100 ml वाटर लेंगे और उसको जेंटली क्या करते हैं, स्टिर करेंगे। 2 टैबलेट लिया और 100 ml वाटर लिया और जेंटली इसको स्टिर किया जब तक कि ये कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए, डिस्पर्स ना हो जाए, है ना। तो उसी लिए डिस्पर्सन टेस्ट करते हैं। तो वहां पे हमारा जो टैबलेट होगा वो 2 ही टैबलेट दिया जाएगा, न कि आपका 6 टैबलेट और 500 ml वाटर। ये ऑप्शन राइट, वो रॉन्ग था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे लिखा गया है स्टडी द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हुए हैं, कौन सा सही है गलत है उसी को चूज करना है। अब देखिए पहला एक्स है, क्या लिखा है, when used as a granulating agent polyethylene glycol 600 grade improves dissolution rate of the dosage form as it forms a complex with better solubility। जी हाँ, जब हम क्या करते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का 600 ग्रेड यूज करते हैं तो ये क्या करता है, डिसोल्यूशन रेट डोजेस फॉर्म का इंप्रूव कर देता है। कैसे इंप्रूव कर देता है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है फॉर्मुलेशन के साथ और सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है। ये स्टेटमेंट है। और दूसरा है सोडियम कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज सोडियम CMC when used as a binder affect the dissolution rate of the dosage form as it is converted to less soluble acid form at low pH of the gastric fluid। जी हाँ, वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो सोडियम CMC है, जब हम एज ए बाइंडर की तरीके से यूज करते हैं ना तो वो क्या करता है, डोजेज फॉर्म के डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करेगा। अब डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लेस सॉल्युबल एसिड फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट हुआ ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। अगर हम पीजी की बात कर ले तो वो डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा रहा है, कॉम्प्लेक्स बना करके सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बेटर कर रहा है। वहीं पे सोडियम CMC की बात कर ले तो ये डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट कर रहा है, एज ए बाइंडर भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोथ एक्स एंड वाई स्टेटमेंट आर ट्रू। जी हाँ, देख सकते हो पीजी क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है जो कि एज ए ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज किया जा सकता है और डोजेस फॉर्म के डिसोल्यूशन रेट को भी बढ़ाने का काम किया। क्यों? क्योंकि पीजी आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ड्रग की एक्वस फ्लूइड में। तो ये तो स्टेटमेंट थ्रू हो ही गया। वहीं पे आपका क्या था, सोडियम CMC एक वाटर सॉल्युबल बाइंडर होता है जो कि वाइडली आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होते हैं उनमें यूज किया जाता
है ना, और सोडियम CMC आपका लेस सॉल्युबल एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लो pH पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, क्लियर है जी हाँ। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग ऑन एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट टू द पाउडर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जी हाँ, अब देखो जब हम वेटिंग करवाते हैं, ग्रेनुलेशन करवाते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट का, तो वहां पे जो फर्स्ट स्टेज होता है वेटिंग का, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेजेस ऑफ वेटिंग आपने देखा था, अलग अलग स्टेज देखा था, पेंडुलर स्टेज देखा था, फेनुकुलर स्टेज देखा था, कैपिलरी स्टेज देखा था, ड्रॉपलेट स्टेज देखा था। तो पहला स्टेज यहाँ पे पूछा क्या गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग आपने क्या पढ़ा हुआ है, पेंडुलर स्टेट ही तो होता है। जब हम ग्रेनुलेशन करते हैं तो वहां पे फर्स्ट स्टेज वेटिंग की क्या होगी, पेंडुलर स्टेट होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट था, पहला स्टेज आपका पेंडुलर स्टेट होता है, दूसरा फेनिकुलर स्टेट, तीसरा फिर कैपिलरी और ड्रॉपलेट स्टेट होता है। पेंडुलर स्टेट में क्या होता है, ये आपका लो मॉइस्चर लेवल पे स्टेब्लिश होता है और इसमें क्या होता है, लिक्विड ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है एडजेसेंट पार्टिकल के बीच में। जी हाँ, अलग अलग जो एडजेसेंट पार्टिकल है उनके बीच में लिक्विड ब्रिजेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फेनिकुलर स्टेट में क्या होता है, जैसे ही हम ग्रेनुलेटिंग मीडियम का वॉल्यूम बढ़ाते लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं, तो जो मास है लिक्विड का, लिक्विड ब्रिजेस का और एडेसिव फोर्सेस का, उसके बीच में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में जो एडेसिव फोर्स है और ये कह सकते हो ब्रिजेस, वो भी बढ़ने लगता है। अब ब्रिजेस बढ़ा तो फेनिकुलर स्टेट हो गया। फिर कैपिलरी स्टेट में क्या होता है, फर्दर जब हम इंक्रीज करते हैं ग्रेनुलेटिंग मीडियम को का वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वाइड वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। जी हाँ, एयर का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वाइड वॉल्यूम हुआ है वहां पे एयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ कैपिलरी स्टेट में, और लास्ट में आपका जो सॉलिड ब्रीजिंग हुआ तो वहां पे भी एक तरीके से अच्छे तरीके से वेटिंग हो गई और ग्रेनुलेशन हो गया। तो ये 4-5 जो भी आपके स्टेट हैं, किसके, जब ग्रेनुलेशन करते हो उसके स्टेट हैं, तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेज पूछा था तो आपका पेंडुलर स्टेट राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है, द ऑफिशियल डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus contains cylindrical vessel and lower edge of the blade is positioned from the inside bottom vessel at। जी हाँ, जो आप डिसोल्यूशन टेस्ट की बात करते हो तो डिसोल्यूशन टेस्ट में यहाँ पे बोला गया है कि जो सिलेंड्रिकल वेसल में जो लोअर एज होता है ब्लेड का, वो इनसाइड वेसल के बॉटम से कितने ऊपर रहेगा, कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 18 से 22 mm, 23 से 27 mm, 20 से 24 mm या 25 से 29 mm। जी हाँ, तो ऑफिशियल अगर हम डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus की बात कर लेना सिलेंड्रिकल वेसल में, तो वहां पे जो लोअर एज होता है ब्लेड का ना, वो बॉटम से 23 से 27 mm के डिस्टेंस पे होता है। कितना, 23 से 27 mm। देख सकते हो, बॉटम से आपका जो ये डिस्टेंस होगा ना, वो मेनली आपका ब्लेड का लोअर एज का 23 से 27 mm के आसपास होना चाहिए। ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus देख ही सकते हो, है ना, टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग आपके यूएसपी के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के डिसोल्यूशन टेस्ट का नाम भी याद कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, दो आपके इंग्रेडिएंट ए में मेंशन किए गए, A2E इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं और वेरियस स्टेजेस ऑफ शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट में यूज होते हैं, उनको सही स्टेजेस को मिलान करना है, आंसर लगाना है। तो देखिए, सील कोटिंग में क्या करते हैं, टैबलेट को कोर को सील कर देते हैं ताकि मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ना हो, और सील करने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हो, जिलेटिन, कार्निवोवैक्स, मेथेनॉल, पीईजी या केन शुगर। तो भैया सील कोटिंग करने के लिए पीईजी 400 यूज करते हैं। तो आपका पहले का डी, अब पहले का डी किस में है, इसी ऑप्शन में है। लगभग ये आपके 3 ऑप्शन हट जाएंगे या गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक सही लगा दो, बाकी के सारे 2-3 ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब सब कोटिंग में हम देखते हैं तो सब कोटिंग में आपका क्या होता है, सब कोटिंग की अगर बात करते हैं तो जिलेटिन के द्वारा सब कोटिंग हुई। सिरप कोटिंग की बात कर ले, सिरपिंग जिसमें हम बात करते हैं तो वो केन शुगर के द्वारा होता है, तो थर्ड का ई हो गया। और पॉलिशिंग की बात कर ले तो कार्नुआबा वैक्स के द्वारा पॉलिशिंग। पहले का क्या हुआ, डी हुआ, दूसरे का ए हुआ, तीसरे का ई, चौथे का बी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हुआ। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अलग अलग जो आपके शुगर कोटिंग होते हैं उसके स्टेजेस होते हैं ना, सील कोटिंग, सीलिंग, सब कोटिंग, सिरपिंग, पॉलिशिंग, है ना, ये सारे स्टेजेस आपके उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो शुगर कोट के कौन कौन से स्टेप होते हैं। सील कोटिंग, सीलिंग क्यों की जाती है, ताकि मॉइस्चर का पेनिट्रेशन टैबलेट के कोर में न हो ना पाए, उसीलिए सीलिंग किया जाता है।
और इसके लिए जीन हुआ, पाइलीथाइन ग्लाइकॉल हुआ, ये सब यूज किया जाता है। सब कोटिंग क्या होता है, एजेस को राउंड अप करने के लिए और टैबलेट का साइज बिल्डअप करने के लिए सब कोटिंग की जाती है, जिसका स्टिकी बाइंडर जैसे जिलेटिन अकेसिया ये सब यूज किया जाता है। सिर्पिंग स्मूथिंग करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हो ना, जो आपका कैन शुगर वो यूज होगा कवर करने के लिए और जो इम्परफेक्शन है उसको फिल करने के लिए होता है। पॉलिशिंग में आपका क्या होता है, पॉलिशिंग लस्टर देने के लिए, जिसमें बीज वैक्स, कार्नुआबा वैक्स ये सब यूज होता है। तो ऐसे आपका ये लैकमिन बुक में भी देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, वहां पे आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे देखो दो ग्रुप यहाँ पे भी दिए हुए, सेम वही चीज वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग अलग जो कोटिंग है शुगर कोटिंग का और कोटिंग मटेरियल है उसको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो अभी अभी तो देखा सीलिंग करने के लिए, सील करने के लिए या तो जीन या तो पीजी, तो सील कोट करने के लिए आपका जेन होगा। ठीक है, पी का 4, अब पी का 4 किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ऑटोमेटिक ये दो ऑप्शन आप हटा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल हटा सकते हो। सब कोटिंग में हमने क्या देखा, जिलेटिन की बात आती है, तो क्यू का थर्ड अब किस में है, इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। पॉलिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिशिंग कार्नुआबा वैक्स के द्वारा होता है, फिल्म कोटिंग एचपीएमसी के द्वारा। यस का 1 इसमें है, और आपका सब कोटिंग की अगर हम बात करते हैं क्यू का थर्ड वाला हो गया जिलेटिन, और पॉलिशिंग के लिए 2 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी राइट हुआ। दोनों ग्रुप है, शुगर कोटिंग के दौरान, अलग अलग कोटिंग के दौरान जो मटेरियल यूज होते हैं उसके लिए यहाँ पे मिलान कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो सेम चीज वही है ना, सीलिंग की किसके द्वारा हो रही है, जीन के द्वारा। सब कोटिंग आपका जिलेटिन अकेसिया के द्वारा, सिर्पिंग आपका केन शुगर के द्वारा, पॉलिशिंग आपका बीज वैक्स या कार्नुआबा वैक्स के द्वारा। किस लिए होता है, क्या क्या करता है, ये आपका मॉइस्चर का पेनिट्रेशन रोकेगा, ये सब कोटिंग आपका एजेस को बिल्डअप करता है, राउंड बिल्डअप करता है, और सिर्पिंग में क्या होता है, सिंपली कवर फिल करता है, एज वेल एज पॉलिशिंग में लस्टर इंप्रेशन देना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म। जी हाँ, अगर कोई ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हो, टैबलेट बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी मे नॉट बी यूज, हाँ नहीं यूज होती है, कौन सी एक्टिविटी नहीं यूज होती है, पूछा गया था। अभी बताओ, टैबलेट बनाओगे, कैप्सूल बनाओगे, तो मटेरियल के हैंडलिंग आप करोगे कि नहीं, मटेरियल का हैंडलिंग होता है, तो ये तो नहीं हुआ। केमिकल को आप वे करते हो, अब जैसे टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, तो केमिकल का वेइंग भी तो करोगे आप, तो ये भी तो होगा। ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, ब्लेंड वगैरह करते हो, बिल्कुल करते हो। तो ये तीनों चीज आपके ओरल सॉलिड में होता है। क्या नहीं होता है, एसेप्टिक फिलिंग। देखो अब एसेप्टिक फिलिंग की बात कर ले तो ये मेनली आपके पेरेंट्रल प्रोडक्ट में एसेप्टिक फिलिंग देखने को मिलती है, सॉलिड ओरल में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नॉट, क्या पूछा गया है, मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन ओरल सॉलिड। तो भैया एसेप्टिक फिलिंग क्या होता है, ये आपके पेरेंट्रल में होता है। एसेप्टिक फिलिंग की अगर बात कर ले, स्ट्राइल, तो ये आपका पेरेंट्रल में ही यूज होता है, और बाकी मटेरियल हैंडलिंग, केमिकल की वेइंग, ब्लेंडिंग, ये सब आपके क्या होते हैं, सिंपली सॉलिड ओरल सॉलिड के लिए होते हैं। ठीक है, एसेप्टिक आपका पेरेंट्रल के लिए हुआ। ठीक है, यहां से देख सकते हो, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ जी, यहाँ पे देखो क्या है, हाँ टैबलेट का डाइल्यूएंट और उनके प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग 2 लिस्ट दी है, उनको मैच करो कौन सा सही है कौन सा गलत। चलो, लैक्टोज है, मैनिटॉल है, कैल्शियम फॉस्फेट है, स्पेशली ड्राइड स्टार्च है। लैक्टोज की बात कर ले तो लैक्टोज में आपका क्या होता है, माइलार्ड रिएक्शन देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो लैक्टोज का माइलार्ड रिएक्शन। हाँ, पी का सेकंड, अब पी का सेकंड किस में है आपको देख सकते हो, इसमें है और इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी आपके हट जाएंगे। ठीक है, अब मैनिटॉल की बात कर लें, जो च्यूएबल टैबलेट में यूज होता है, थोड़ा कूलिंग सेंसेशन देता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा। तो मैनिटॉल का निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन शो करेगा। तो क्यू का थर्ड, अब क्यू का थर्ड किस में है, ये डी वाले में है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की, तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका मेनली बात किया जाए जो टेट्रासाइक्लिन है ना, उसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेगा, सॉल्युबिलिटी घटाएगा, एब्जॉर्प्शन घटाएगा, तो सिंपली आपका आर का 4 हो जाएगा। और यस यानी स्पेशली ड्राइड स्टार्च में क्या होता है, मॉइस्चर 2 to 4% देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो क्या, जी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हुआ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लैक्टोज की, तो वो माइलार्ड रिएक्शन शो करेगा। देखो लैक्टोज डाइल्यूएंट क्या होता है, ये मेनली आपके माइलार्ड रिएक्शन इसमें शो होता है, और ब्राउनिंग या डिस्कलरेशन हो जाता है टैबलेट का, ये तो सभी को पता होगा।
मैनिटॉल की बात कर ले तो ये वाइडली आपका डाइल्यूएंट के फॉर्म में च्यूएबल टैबलेट में यूज होता है ना, एंटासिड में यूज होता है, मल्टीविटामिन में यूज होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्लो सॉल्युबिलिटी और माइल्ड कूलिंग सेंसेशन माउथ में देता है, इसलिए मैनिटॉल यूज किया जाता है। वहीं पे कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर ले तो ये मेनली आपका टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बायोबिलिटी घटा सकता है, बायोबिलिटी घटा देगा, है ना। तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट के लिए हो गया। और स्पेशली ड्राइड स्टार्च की अगर बात कर ले तो ये आपका मॉइस्चर कितना 11 से 14% के बीच में मॉइस्चर लेवल होता है, जबकि स्पेशली ड्राइड स्टार्च का स्टैंडर्ड मॉइस्चर लेवल 2 to 4% होता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये चारों आपकी लिस्ट में स्टेटमेंट दिए थे, इसी को मिलान करना था, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। क्लियर है? हाँ ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फॉर सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ which of the following excipient is more likely to influence the bioavailability of a drug। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट के अंतर्गत चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस प्रोडक्ट के, किस सबस्टांस, किस मटेरियल के कंसंट्रेशन में चेंज करने पे क्या होता है, प्रोडक्ट की सॉलिड डोसेज फॉर्म की बायोबिलिटी अफेक्ट होगी। स्टार्च का कंसंट्रेशन घटाओ बढ़ाओगे तो बायोबिलिटी घटेगी, या मैग्नीशियम स्टेरेट के कंसंट्रेशन से बायोबिलिटी घटे बढ़ेगी, या एमसीसी से, या लैक्टोज से। तो देखिए बायोबिलिटी के घटने की बात कब होती है? जब आपका मेनली अगर जो लुब्रिकेंट में आपका मैग्नीशियम स्टेरेट की बात की जाए तो मैग्नीशियम स्टेरेट क्या करता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर को रिपेल करेगा। अब जब वाटर को रिपेल करेगा तो जब टैबलेट वगैरह में डाला जाता है तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन स्लो होगा। अब डिसोल्यूशन स्लो होगा तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। एब्जॉर्प्शन स्लो हुआ तो ये बताओ जी बायो अवेलेबिलिटी घटेगी कि नहीं, अफेक्ट होगी कि नहीं, इन्फ्लुएंस होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो भैया सॉलिड ओरल डोजेस प्रोडक्ट की बात किया जाए तो मैग्नीशियम स्टेरेट का एडअप करने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, चेंज करने से क्या होगा? बायो अवेलेबिलिटी घटे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर को रिपेल करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो, देख सकते हो भाई, यहाँ पे मैग्नीशियम स्टेरेट की बात कर ले, हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट है जो कि वाटर को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपने डाल दिया तो सिंपली क्या होगा? डिसोल्यूशन ड्रग का रिटार्ड करेगा ये, और अब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। अब्जॉर्प्शन स्लो हुआ, डिसोल्यूशन स्लो हुआ तो अल्टीमेटली अंततः आपकी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी कि नहीं, इन्फ्लुएंस होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां से कर सकते हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, an excipient ludicrous used for the liquid dosage form is a co-processed excipient of what? जी हाँ, ludicrous जो excipient होता है वो liquid dosage form में यूज होता है, वो किसका co-processed excipient है? डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडॉन 30 का, या लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडॉन 30 का, या लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडॉन 30 प्लस कोलिडॉन Cl का, या डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडॉन 30 या प्लस कोलिडॉन Cl का? तो मेनली किसकी बात हो रही है? ल्यूडिप्रेस। जी हाँ, ल्यूडिप्रेस मेनली आपका कोप्रोसेस्ड एक्सिपिएंट है, किसका? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कोलिडॉन 30 प्लस कोलिडॉन Cl। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हुआ। क्या हुआ? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडॉन 30 प्लस कोलिडॉन Cl, इसी का ये लास्ट में आप देख सकते हो। ये देखो है ना, ल्यूडिप्रेस। बाकी अगर आपका पूछते हैं, जैसे आपका ब्रांड नेम से पूछता है ना, ट्रेड नेम, न्यू टैब में आपका सुक्रोज 95 to 97% होता है, इन्वर्ट शुगर 3 to 4% होता है ना, और आपके मैग्नीशियम स्टेरेट 0.5% होगा। डाई पैक में आपका सुक्रोज 97% होगा और मॉडिफाइड डेक्सट्रिन 3% होगा। शुगर टैब सबसे ज्यादा पूछता है, जिसमें सुक्रोज 90 से 93% होगा और इन्वर्ट शुगर 7 से 10% होगा। ऐसे करके अलग अलग ट्रेड नेम्स में क्या क्या कंपोजिशन होगा उससे क्वेश्चन बनता है, और इसको करके जाना है। यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। क्लियर है? हाँ जी। अब आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सबस्टेंस यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी। जी हाँ, ऐसा कौन सा सबस्टांस है जब टैबलेट पंचिंग होती है तो उसमें लगने वाले फ्रिक्शन को घटाने का काम करता है और टैबलेट को इजेक्शन में हेल्प करता है ना, डाई कैविटी से। क्या होगा भैया? ल्यूब्रिकेंट कहलाएगा, ग्लाइडेंट कहलाएगा, एंटी एडहेरेंट या ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट तो मॉइस्चर लेवल को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हो फ्रिक्शन को घटाने की बात ही नहीं आएगी। एंटी एडहेरेंट क्या होता है? अडहेयर होने से,
डाई वॉल से एडहेयर होने से रोकेगा, तो ये भी नहीं हुआ। ग्लाइडेंट क्या होता है, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, तो ये भी नहीं हुआ। और सर जी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की बात आ रही है, इजेक्शन को आसान करने की बात आ रही है, तो वहां पे ल्यूब्रिकेंट की बात आएगी, कैल्शियम स्ट्रेट, मैग्नीशियम स्ट्रेट, इसके एग्जांपल ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, तो ल्यूब्रिकेंट क्या करता है, यहाँ पे देख लो अलग अलग आपके एक्सिपिएंट होते हैं ना जो कि टैबलेट के दौरान यूज होते हैं, बनाने के दौरान। तो यहाँ पे जो ल्यूब्रिकेंट होगा वो वॉल ऑफ टैबलेट और वॉल ऑफ डाई के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, इजेक्शन के दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है, उसी फ्रिक्शन को घटा करके आपको स्मूथली प्रोसेस करवाने का काम करता है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंपली, बाइंडर क्या किया, बाइंड करने का काम करता है। डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है टैबलेट को। ग्लाइडेंट क्या करिएगा, फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करेगा। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, डाइल्यूएंट के क्या है ना, लुब्रिकेंट, बाइंडर, ऐसे कर करके आपका मैग्नीशियम स्ट्रेट क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लार्जर वैल्यू ऑफ KY इन द हैकेल प्लॉट इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ टैबलेट। जी हाँ, हैकेल प्लॉट में KY की जो वैल्यू है अगर लार्जर है, ज्यादा है, तो भैया कैसा टैबलेट बनेगा, हार्डर टैबलेट, सॉफ्टर टैबलेट, फ्लफी टैबलेट या फिर ब्रिटल टैबलेट। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं हैकेल प्लॉट में KY की वैल्यू अगर ज्यादा है तो टैबलेट हार्डर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, KY की वैल्यू। जी हाँ, किसकी बात हो रही है यहाँ पे हैकेल प्लॉट्स में, KY की वैल्यू अगर हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यील्ड स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोअर हो रहा है, यानी कि आपका हार्डर और ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल टैबलेट आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो KY की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, हार्डर टैबलेट रिलीज होंगे। ठीक है, चलो हाँ जी, टैबलेट के कुछ डिफेक्ट की बात कर लें, वहां से भी तो क्वेश्चन आना है। पूछा गया है पिकिंग। पिकिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या बोलते हैं, पिक मतलब क्या होगा भैया, पिकिंग हो गया, लैमिनेशन हो गया, कैपिंग हो गया, मॉटलिंग हो गया, ये सब आपने देखा है। तो पिकिंग में क्या होता है, टैबलेट दो या दो से अधिक लेयर में टूट जाती है, इसे तो हम लैमिनेशन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लैमिनेशन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, इसे हम मॉटलिंग बोलते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन हो जाना टॉप और बॉटम क्राउन का मेन बॉडी से, तो ये तो आपका कैपिंग कहलाएगा, ये आपका कैपिंग कहलाएगा, तो ये भी तो नहीं हुआ। सिंपली पिकिंग पूछा है। पिकिंग मतलब क्या होता है, एक तरीके से पिक कर जाना, चिपक जाना। तो यहां पे एक ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे सरफेस मटेरियल टैबलेट का क्या होता है, स्टिक हो जाता है और टैबलेट के सरफेस से उड़ जाता है, निकल जाता है ना, पंच में। ठीक है, जब पंचिंग होती है तो टैबलेट के सरफेस से जो मटेरियल होता है वो स्टिक हो गया, पिक हो गया, पिक कर लिया गया, चिपक गया, तो वो क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाएगा। बाकी लैमिनेशन क्या बोला गया, मॉटलिंग क्या बोली गई, कैपिंग क्या बोली गई, ये सारे स्टेटमेंट दे सकते हो। इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पिकिंग क्या हुई, एक ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पे टैबलेट चिपक गई। ये देखो, कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है टॉप और बॉटम क्राउन का, कैपिंग कहलाएगा। लैमिनेशन में दो या दो से अधिक लेयर में सेपरेशन होना। पिकिंग में क्या होता है, वही अडेयर हो जाना, भाई स्टिक हो जाना। मॉटलिंग में अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। चिपिंग में शार्प एजेस हो जाना। और क्या कारण है, क्या रेमेडीज है, सब कुछ यहां से देख सकते हो। और यहां से तो एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, क्योंकि डिफेक्ट से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको भी करके जाना है आप लोग को अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन अ फॉर्मेशन डेवलपमेंट लेबोरेटरी अ टैबलेट इज टू बी फॉर्मुलेटेड। जी हाँ, फॉर्मेशन डेवलपमेंट लेबोरेटरी में टैबलेट जो फॉर्मुलेट की जा रही है, क्या बोला गया है, अगर मान लो कोर ऑफ द टैबलेट हैज बैड टेस्ट, टैबलेट का कोई कोर है उसका बैड टेस्ट है और उसको हम फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन देना है मॉइस्चर से, ताकि मॉइस्चर पेनिट्रेट ना होने पाए, है ना, उसको करना है हमें। और टैबलेट ये भी हम चाहते हैं कि वो कहां पे रिलीज हो भैया, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में रिलीज हो। तो हमें क्या करना होगा बताओ, जैसे कोई टैबलेट है उसका बैड टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, और कोर को मॉइस्चर के पेनिट्रेशन से बचाना है, और हम ये भी चाहते हैं कि टैबलेट स्टोमक में रिलीज ना हो, कहां हो, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में हो। तो हम शुगर की कोटिंग करेंगे, फिल्म की कोटिंग करेंगे, एंटरिक कोटिंग करेंगे, या सब कोटिंग करेंगे। तो भैया अगर हम टैबलेट को स्टोमक के बजाय इंटेस्टाइन में रिलीज करवाना चाहते हो और उसके 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 कोर को मॉइस्चर से पेनिट्रेट
होने से बचाने का काम करने चाहते हैं तो उस दौरान एंटरिक कोटिंग बेस्ट मेथड होगा, एंटरिक कोटिंग बेस्ट सूटेबल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंटरिक कोटिंग। जी हाँ, एंटरिक कोटिंग में क्या होगा? सिंपली क्या होता है, टैबलेट का जो कोर है वो मॉइस्चर से पेनिट्रेट होने से बचेगा भी, और टैबलेट कहाँ पे होगी? अल्कलाइन पीएच पे, यानी कि इंटेस्टाइन में रिलीज होगी। ठीक है, तो ये लैकमैन में ये भी दिया हुआ है, यहां से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या है? 2 of official standard for uncoated tablet as per IP 2007। जी हाँ, IP 2007 के अकॉर्डिंग अनकोटेड टैबलेट का 2 ऑफिशियल स्टैंडर्ड टेस्ट बता दीजिए। अब देखो यहाँ पे ऑफिशियल भी दिया है, अनऑफिशियल दिया है। तो अगर हम ऑफिशियल की बात कर लें तो ऑफिशियल में आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम आता है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट आता है। ये दोनों क्या होते हैं ऑफिशियल में, जबकि शेप और फ्राइबिलिटी क्या है? अनऑफिशियल में आता है जी। तो भैया ऑफिशियल पूछा था, ऑफिशियल पूछा था, तो आर और यस, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए। आर और यस यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। किसकी बात हो रही है? ऑफिशियल। ये देखो, ऑफिशियल टेस्ट टैबलेट में वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टेस्टिंग, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये सब आता है। अनऑफिशियल में साइज, शेप, टैबलेट थिकनेस, कलर यूनिफॉर्मिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, पोरोसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, ये सब आ जाते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है डियर। क्लियर है? हाँ जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? देखो, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 में है फिल्म के डिफेक्ट्स और ग्रुप 2 में उसका एक्सप्लेनेशन है। दोनों को पकड़ो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, लगा करके आंसर दे दो। चलो भैया, ऑरेंज पील इफेक्ट, ब्लिस्टरिंग, क्रैकिंग और ब्लूमिंग। ऑरेंज पील इफेक्ट में क्या होता है कि भैया इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाता है क्या कोटिंग सोल्यूशन का ड्राइंग से बिफोर, जिससे बंपिंग हो जाता है ऑरेंज पील इफेक्ट में। हाँ, क्या होगा जी? इनएडिक्वेट। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, इट इज रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कोटेड मटेरियल इन ओवन ड्यू टू द टू रैपिड इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द कोर एंड इफेक्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द स्किन। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रैपिड इवेपोरेशन हो गया, बहुत ज्यादा क्या होता है, रैपिड इवेपोरेशन हो जाता है टैबलेट के कोर से मटेरियल का। तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लिस्टरिंग हुई कि नहीं। और यहाँ पे क्रैकिंग में क्या बोला गया? देखो, क्रैकिंग में क्या होता है, जब इंटरनल स्ट्रेस फिल्म का बढ़ जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म से, तो क्रैकिंग, यानी आर का फोर्थ। अब एक लगा दो पहले, आर का फोर्थ किस में दिया गया है? आर का फोर्थ इसमें दिया गया है। चलो, अब पी का 1 भी होगा। और ऑरेंज पील इफेक्ट में क्या होता है? इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाना कोटिंग सोल्यूशन का ड्राइंग से पहले कोटिंग सोल्यूशन का इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाना। तो भैया पी का 1 हुआ, ठीक है। ब्लिस्टरिंग क्यू का 2 हो गया, ये भी ठीक है। क्रैकिंग आर का 4 हो गया। और ब्लूमिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाना, तो उस दौरान ब्लूमिंग हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा सकते हो। किसके बारे में? फिल्म के डिफेक्ट के बारे में बोला गया है, उसका एक्सप्लेनेशन बोला गया है। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो थोड़ा सा छोटा होगा। देखो, ऑरेंज पील इफेक्ट में क्या होता है? कॉजेज ये है कि हम जब इनएडिक्वेट तरीके से स्प्रेड करते हैं कोटिंग सोल्यूशन का बिफोर ड्राइंग, तो वो कंडीशन में क्या होता है? बम्पी या ऑरेंज इफेक्ट आ गया। वहीं पे अगर ब्लिस्टरिंग की बात कर ले तो टू रैपिड इवेपोरेशन हो जा रहा है सॉल्वेंट का। ब्लूमिंग में क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर के कारण ब्लूमिंग होता है। और क्रैकिंग क्यों होता है? जब इंटरनल स्ट्रेस फिल्म की एक्सीड हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो आपका हो गया। तो ऐसे कर करके अलग अलग फिल्म डिफेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे और बनते भी है ना। चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डाइक्लोफिनेक टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट has been administered to a patient, where do you expect the drug is to be released? जी हाँ, डाइक्लोफिनेक टैबलेट है, CAP सेलुलोज एसीटेट से आप कोटिंग किए हो, तो भैया कहाँ रिलीज होगा? अब देखो, सेलुलोज एसीटेट क्या करता है? एंटरिक कोटिंग का काम करेगा। एंटरिक कोटिंग का काम करेगा डाइक्लोफिनेक पे। और एंटरिक कोटेड टैबलेट है तो हमेशा कहाँ पे रिलीज होती है? इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। स्टोमक में नहीं होगी, ओरल कैविटी में नहीं होगी, लिवर में नहीं होगी। कहाँ पे होगी भाई साहब? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत रिलीज होती है एंटरिक कोटेड टैबलेट। तो भैया सेलुलोज एसीटेट है, डाइक्लोफिनेक के साथ कोटिंग है, तो कहां पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, देख सकते हो, है ना। CAP प्लस डाइक्लोफिनेक, ये आपका क्या होता है? एंटरिक कोटिंग हो जाती है और हमेशा अल्कलाइन पीएच पे, या कह सकते हो इंटेस्टाइन में ही रिलीज होगी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, हाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन का सही रीजन है कि नहीं ऐसे ही पकड़ के लगाना है। ये क्वेश्चन आपने किया ही होगा। चलो क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्प्रेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन अकर्स इन सम टैबलेट। उसका रीजन ये है, एक्सपेंशन अकर इन सम टैबलेट बिकॉज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज अकर ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। जी हाँ, जब हम क्या करते हैं, टैबलेट कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद डीकम्प्रेशन होता है, तो डीकम्प्रेशन के प्रोसेस के दौरान तो क्या होता है, कुछ टैबलेट में एक्सपेंशन हो जाता है। बात तो सही है, कंप्रेशन हुआ, डीकम्प्रेशन हुआ, तो डीकम्प्रेशन में क्या होता है, कभी कभी कुछ टैबलेट का एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हो गया, ये तो असर्शन सही है। लेकिन जो एक्सपेंशन होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होगा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होता है। ये तो भाई साहब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण हो रहा है ना, सब टैबलेट में जो ये एक्सपेंशन हो रहा है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का नहीं। देखो बस एक वर्ड चेंज किया है, पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। तो भैया यहां पे क्या होता है, सिंपली ए तो सही है, लेकिन आपका आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स हुआ कि भैया डीकम्प्रेशन के दौरान एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण नहीं हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक कंडीशन है। जब हम कंप्रेशन करते हैं तो भैया कंप्रेशन के बाद डीकम्प्रेशन होता है, तो डीकम्प्रेशन के कारण क्या होता है, जब स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो एक्सपेंशन तो हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन वो चीज क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की कंडीशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। A material is deformed on the application of stress does not completely recover after release of the stress, ठीक है, वो आपके इलास्टिक में आएगा और प्लास्टिक अलग हुआ, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन राइट हुआ, आर गलत हुआ। देखो सिर्फ यहाँ पे इलास्टिक अगर लिखता तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक लिख दिया तो उससे गलत हो गया, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग ल्यूब्रिकेंट टू अ ग्रेनुलेशन द ल्यूब्रिकेंट इज डिवाइडेड फाइनली बाय पासिंग इट थ्रू 60 to 100 mesh nylon cloth on the granulation in production this process is called as a lubricant। देखो जब हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट ऐड करते हैं ग्रेनुलेशन के दौरान, तो वहां क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट को पहले महीन तरीके से डिवाइड कर देते हैं, मतलब एकदम महीन कर देते हैं, फाइनली डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद 60 से 100 मेश से 60 से 100 मेश ऑफ सीव से इसको पास कर देते हैं, नायलॉन क्लॉथ से अब पास कर देते हैं ग्रेनुलेशन में। और जब ये प्रोसेस करते हैं ना, फाइनली डिवाइड करने का, नायलॉन क्लॉथ से पास करने का, ये क्या कहलाती है, बॉल्टिंग कहलाती है, मिक्सिंग कहलाती है, टम्बलिंग कहलाती है, या ग्राइंडिंग कहलाती है। तो भैया देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, फाइनली डिवाइड कर रहे हो और पास कर रहे हो, तो यहाँ पे मिक्सिंग तो हुई नहीं, टम्बलिंग का मतलब टम्बल करना, मिक्स करना एक तरीके से, वो भी नहीं हुआ। ग्राइंड करना, साइड रिडक्शन करना, देखो ग्राइंडिंग तो हो रही है लेकिन साथ ही साथ उसके बाद पास भी तो किया जा रहा है, तो ये टर्म कहलाएगा बोल्टिंग। जी हाँ, बोल्टिंग क्या होता है, जब हम लुब्रिकेंट को ग्रेनुलेशन में डालते हैं तो उस दौरान हमने क्या किया, उसको फाइनली डिवाइड किया और उसके बाद 60 से 100 मेश ऑफ नायलॉन क्लॉथ से पास भी कराया, तो वो बोल्टिंग द लुब्रिकेंट बोला गया। क्या बोला गया, लुब्रिकेंट को बोल्टिंग किया हमने, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, बोल्टिंग, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर इनहांसिंग सॉल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सॉल्युबिलिटी अगर इनहांस करना है तो कौन सा एक्सिपिएंट यूज करोगे भाई, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करोगे, या माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यूज करोगे, या टाल्क या लैक्टोज। चलो बताओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, यहाँ पे क्या डाइल्यूएंट कौन सा यूज करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करते हैं ना किसी भी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो आपके जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं वो टैबलेट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, यहाँ पे सॉलिड डिस्पर्शन, ये मेनली आपके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की बात कर ले, एचपीएमसी की बात कर ले, ये सब आपके सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का हमेशा काम किए, ठीक है, ड्यूरिंग द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। बायोफार्म का क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे बायोफार्म का कह रहा हूँ, बायोफार्मास्यूटिक्स वाले जो बुक है ना, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, एचपीएमसी है, उससे आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ी है ना, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सॉल्युबिलिटी बढ़ी। हाँ, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
पूछा गया है द एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट इज 450 mg, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस अलाउड। जी हाँ, अगर आपका टैबलेट वेट वेरिएशन करते हो तो टैबलेट का वेट 450 mg है, तो कितना परसेंट वेट वेरिएशन अलाउड है बताओ। हमने क्या देखा था, 80 mg या उससे कम है, 80 mg या उससे कम है तो 10% वेट वेरिएशन अलाउड है। हाँ जी है। 80 से 130 mg है तो प्लस 5.5% अलाउड है। 130 mg या उससे ज्यादा है तो भैया क्या होगा, 5% अलाउड है। और यूएसपी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 130 mg या उससे लेस है, 130 से 324 में ये 10% ही हुआ और इसमें 7.5 हुआ, और 325 से ऊपर 5%। अब 325 से 130 से ऊपर क्या है, 450 है, तो यहाँ पे 5% वेट वेरिएशन हो सकता है क्या, 5%। बताओ 450 mg का टैबलेट है तो कितना वेट वेरिएशन परसेंट अलाउड है, प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ये देख सकते हो। वेट वेरिएशन की बात किया जाए यूएसपी के अकॉर्डिंग और आईपी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या बोला गया है, 80 mg या उससे कम है तो 10%, इसमें 130 या उससे कम को 10% बोला गया। 80 से 250 mg प्लस 7.5 माइनस 7.5, और 250 से ज्यादा या 324 से ज्यादा। अब 450 है तो ये तो दोनों से ज्यादा हुआ, दोनों में के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 5% वेट वेरिएशन अलाउड है ना, यही तो बोला गया था। क्लियर है। हाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच फिलर कैन नॉट, ध्यान देना कैन नॉट पूछा है, विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट। जी हाँ, अब देखो टैबलेट में क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाता है। डिसकलरेशन कब होता है, अब जैसे अमाइन कंटेनिंग कोई बेसिक ड्रग है ना, उसमें ऐसी क्या चीज डालोगे तो डिसकलरेशन हो जाएगा, और उसी चीज को नहीं डालना है, उसी चीज को अवॉइड करना है, मतलब नहीं डालना है, यूज नहीं करना है, ताकि हमारा जो डिसकलरेशन हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सके। तो भैया डाई कैल्शियम फॉस्फेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, स्टार्च या लैक्टोज। तो देखो भैया यहाँ पे डिसकलरेशन करने के बाद अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ रिएक्शन करके डिसकलरेशन कर देना किसकी प्रॉपर्टी होती है, लैक्टोज की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का कह सकते हो क्या हुआ, लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है, अमाइन कंटेनिंग जो आपके यहाँ पे देख सकते हो ना, लैक्टोज है, उसके साथ अमीनो ड्रग है, अल्कलाइड लुब्रिकेंट है मैग्नीशियम स्ट्रेट, तो क्या करता है टैबलेट का डिसकलरेशन। क्यों, क्योंकि फ्यूरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया तो टैबलेट डिसकलरेशन हो गया, इसीलिए हम लैक्टोज को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द अमाइन ड्रग, अमीनो ड्रग। ठीक है, तो ये भी लैकमैन बुक से आप पेज नंबर 326 से आप क्लियर कर सकते हो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आता है, पूछा भी गया। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्राइबिलिटी इशू ऑफ द टैबलेट कैन बी सॉल्व्ड बाय द डिफरेंट वे एक्सेप्ट वन। जी हाँ, जो फ्राइबिलिटी इशू आती है, बार बार फ्राइबल हो जाता है, मटेरियल बहुत ज्यादा झड़ जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, तो ये जो फ्राइबिलिटी इशू है ना टैबलेट की, वो अलग अलग तरीकों से सॉल्व की जा सकती है। 3 तरीका है जिसे सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका नहीं है, उसी एक्सेप्शन को पकड़ो लगा दो। हाँ जी, अगर बहुत ज्यादा फ्राइबिलिटी इशू आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जो अपर पंच का प्रेशर है टैबलेट मशीन का, तो अपर पंच का प्रेशर बढ़ा दोगे। जब अपर पंच का प्रेशर तेज लगेगा तो क्या होता है, मटेरियल एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से बाइंड हो जाएगा, मटेरियल कॉम्पैक्ट तरीके से वो हो जाएगा, टैबलेट के फॉर्म में आ जाएगा, तो फ्राइबल नहीं होगा। तो ये तो आपका कह सकते हो सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि बाइंडर, एडिशन ऑफ मोर टैबलेट बाइंडर टू द ग्रेनुलेशन। जी हाँ, बाइंडर ज्यादा से ज्यादा ऐड करना ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन। बाइंडर ऐड करोगे तो अच्छे से बाइंड रहेगा, ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन अच्छे से बाइंड करे रहेगा, तो झड़ेगा नहीं टैबलेट, फ्राइबिलिटी नहीं होगी। तो ये भी तो आपका सिंपली सही हो गया। ठीक है, और भैया जो ग्रेनुलेशन का ग्रेनुल्स है उसके मॉइस्चर कंटेंट को भी बढ़ा दिया, तो भैया मॉइस्चर बढ़ा दिया, बाइंडर का अमाउंट बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, हर एक कंडीशन में क्या हुआ, फ्राइबिलिटी घटी, फ्राइबिलिटी इशू सॉल्व हुआ। एक कंडीशन में नहीं होता, ये लोअर पंच का प्रेशर बढ़ाने से, देखो लोअर पंच का प्रेशर बढ़ाने से फ्राइबिलिटी पे कोई इशू नहीं हुआ। अपर पंच की बात आती है, अपर पंच को हाईली प्रेस करोगे तो भैया अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देने से हो जाता है, और बाइंडर बढ़ा देने से। ठीक है, तो भैया यहाँ पे डी एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट कौन सा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ये तीनों देख सकते हो। फ्राइबिलिटी में अगर हम बात करते हैं ना, तो फ्राइबिलिटी कंडीशन में अपर पंच का प्रेशर बढ़ा दिया,
मोर टैबलेट बाइंडर ऐड कर दिया, मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्यूल्स बढ़ा दिया। इन सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फ्राइबिलिटी को घटा सकते हैं, फ्राइबिलिटी इशू जो हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। रुचि फ्राइबिल्टर के द्वारा उसका जो पैरामीटर है वहां से भी क्वेश्चन बनता है। 1 मिनट में 25 आरपीएम 4 मिनट के लिए होता है, 4 गुणे 25 यानी 100 आरपीएम होता है। तो इससे कोशिश करना, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये टैबलेट के एडिटिव है और उसके एग्जाम्पल है। चलो भैया उसको मिलाओ लगाओ, कौन क्या है, बाइंडर, इंसॉल्वेबल लुब्रिकेंट, फिल्म कोटिंग मटेरियल और डायरेक्ट कंप्रेसिंग लुब्रिकेंट। देखो बाइंडर की बात की जाए तो बाइंडर में आपका एक्सेसिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, पी का 1। अब पी का 1 किस में भाई साहब, चौथे वाले में है। चलो बात करते हैं इनसॉल्वेबल लुब्रिकेंट की, तो लाइट मिनरल ऑयल क्या है, इनसॉल्वेबल लुब्रिकेंट है, तो क्यू का 2 भी हो गया। अब भैया ये तो पी का 1 क्यू का 2 दोनों सही है, तो ऑटोमेटिकली आपके तीनों ऑप्शन हट गए भाई, तीनों ऑप्शन हट गए। और जबकि अगर हम बात करते हैं फिल्म कोटिंग मटेरियल की, तो वहां पे फिल्म कोटिंग में HPMC, हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज, ये सब सेलुलोज वाले कोटिंग में आ गए, तो R का 3 हो गया। और डायरेक्ट कंप्रेशन लुब्रिकेंट की बात कर ले, डाइल्यूएंट की बात कर ले, सॉरी, तो MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा दीजिए बिना हिचक के, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उधर टैबलेट के एडिटिव है और इधर इसके एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। ये देखो है ना, डिसइंटीग्रेंट में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, डाइल्यूएंट में लैक्टोज स्टार्च वगैरह है, लुब्रिकेंट में मैग्नीशियम स्ट्रेच है, बाइंडर में स्टार्च है, ट्रेगाकैंथ है, वाटर इंसॉल्वेबल लुब्रिकेंट में आपका क्या है, फिल्म कोटिंग में MCC आ गया, डायरेक्ट कंप्रेशन में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज आ गया, है ना, मेथिल एथिल सेलुलोज आ गया। अलग अलग चीजें यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि बाइंडर लुब्रिकेंट में, वाटर इंसॉल्वेबल में क्या हुआ, फिल्म कोटिंग में क्या हुआ, उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप यहाँ पे दिए हैं। ये देखो ये टैबलेट के डिफेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन है। चलो एक एक डिफेक्ट पकड़ो लगा दो। पिकिंग में हमने क्या किया, पिक कर जाना, स्टिक हो जाना, स्टिक हो जाना, है ना। तो पिकिंग में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सरफेस मटेरियल फॉर्म अ टैबलेट दैट इज स्टिकिंग एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। जी हाँ, पिकिंग में क्या होता है, जब पंचिंग होती है तो पंच के से ही वो पिक कर लिया जाएगा, सरफेस उसका चिपक जाएगा, तो वो पिकिंग यानी पी का 1। अब पी का 1 किस में भाई साहब, पहले वाले में है। चलो स्टिकिंग में क्या हुआ, ऐसा टर्म है जिसमें टैबलेट क्या होता है, डाई वॉल से चिपक जाना, एडहर हो जाना, तो स्टिकिंग यानी क्यू का 2 भी राइट हो गया। मॉटलिंग की बात कर ले तो मॉटलिंग में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ, ना मॉटलिंग में क्या होता है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो R का 3rd भी हो गया। और टॉप बॉटम क्राउन का 2 और मोर लेयर में, टॉप बॉटम क्राउन तो कैपिंग हो गया, और 2 या 2 से अधिक लेयर की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान लेमिनेशन होता है। तो यस का 4, R का 3, Q का 2, P का 1, इसमें भी 1 हो गया। हाँ ए ऑप्शन ये नहीं हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। पिकिंग क्या हुआ, स्टिकिंग क्या हुआ, मॉटलिंग क्या हुआ, लेमिनेशन क्या हुआ, उसको देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो क्या क्या है। देखो कैपिंग में क्या बताया था, पार्शियल कंप्लीट सेपरेशन टॉप और बॉटम क्राउन का, लेमिनेशन में 2 या 2 से अधिक लेयर में सेपरेशन होना, पिकिंग में क्या होता है, अडेयर से सरफेस चिपक जाना, स्टिकिंग में नॉर्मली अडेयर हो ही जाना, और मॉटलिंग में अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, चिपिंग में शार्प एजेस और वेट वेरिएशन और अदर चीजें जो है होल्डिंग करना। ये डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और इसको भी करके जाना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ पोविडोन इज वाइडली यूज एज अ बाइंडर एंड टैबलेट कोटिंग मटेरियल। अब देखो पोविडोन के अलग अलग विस्कोसिटी ग्रेड आते हैं, K14, K15, K16, K19, K30। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रेड है जो कि एज ए बाइंडर और एज ए टैबलेट कोटिंग मटेरियल यूज होगा। तो भैया पोविडोन का जो कौन सा K30 हमारा एज ए बाइंडर और टैबलेट के कोटिंग में यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा सकते हो। क्या हुआ, अलग अलग आपके विस्कोसिटी ग्रेड होंगे, K90 होगा, K60 होगा, K30, K15। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टैबलेट के एज ए बाइंडर के फॉर्म में और एज ए टैबलेट कोटिंग मटेरियल के फॉर्म में, कौन सा पोविडोन का फ्रीक्वेंटली K30 ये सबसे ज्यादा यूज होता है, K30 सबसे ज्यादा यूज होता है। ये भी लैकमैन से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये वाला राइट हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमनली यूज टूलिंग फॉर टैबलेट प्रिपरेशन। जी हाँ, टैबलेट प्रिपरेशन में मोस्ट कॉमनली यूज टूलिंग, मोस्ट कॉमनली टूल कौन सा हुआ, BB हुआ,
बी हुआ, डी हुआ या ए हुआ, अलग अलग आपके वैरायटी ऑफ टूलिंग यूज होते हैं ना ड्यूरिंग द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो उस दौरान डबल बी, जी हाँ बी, डबल बी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूलिंग फॉर द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। डबल बी टूलिंग ये मेनली आपका टैबलेट के साइज शेप को वेल आइडेंटिफाई करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का काम किया। ये भी आपके लेगमेंट से क्लियर कर सकते हो। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, टू द पॉइंट, सिंपल, है ना जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है उसी को पकड़ो। ज़ेपारॉक्स ब्रांड नेम है क्या मैनिटॉल का? मैनिटॉल का ब्रांड नेम ज़ेपारॉक्स है क्या? नहीं, ज़ेपारॉक्स ब्रांड नेम मैनिटॉल का नहीं है। एम्ब्रेलाइट ब्रांड नेम है डेक्सट्रोज का क्या? नहीं, ये भी गलत है। प्राइमोजेल हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज है क्या? नहीं। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एवीसेल। एवीसेल ब्रांड नेम है एमसीसी का। बोले तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ब्रांड नेम की बात किया जाए तो एवीसेल। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ज़ेपारॉक्स मैनिटॉल का ब्रांड नेम नहीं है भाई, मैनिटॉल का ब्रांड नेम तो पियारिटॉल है, डेक्सट्रोज का ब्रांड नेम सिरेलोज है, और प्रीमोजेल किसका है? हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च का केमिकल नेम है। एवीसेल तो ये तो सही हुआ था। बाकी ज़ेपारॉक्स क्या हुआ? स्प्रेडाइड लैक्टोज का ब्रांड नेम। एमडेक्स क्या हुआ? ऐसे अलग अलग केमिकल अलग ब्रांड नेम से क्वेश्चन बनते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। लो भैया, यहाँ पे 3 तो सही है, एक रॉन्ग है, उसी को पकड़ो, लगा दो। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर ये आपका टाइप 3 डिसोल्यूशन अपरेटस बोला जाएगा क्या? टाइप 1 बास्केट टाइप, टाइप 2 पैडल टाइप, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। ये तो सही है, रॉन्ग पकड़ना है हमको। पैडल ओवर डिस्क, पैडल ओवर डिस्क टाइप 5 होता है क्या? हाँ जी सर, पैडल ओवर डिस्क टाइप 5 होता है, बिल्कुल सही है। रेसिप्रोकेटिंग होल्डर ये आपका टाइप 7 होगा? हाँ जी होगा। रोटेटिंग सिलेंडर टाइप 4, अरे ना, रोटेटिंग सिलेंडर तो टाइप 6 होगा भाई। और टाइप 4 क्या होता है? फ्लो थ्रू सेल होता है ना। टाइप 4 क्या होता है? फ्लो थ्रू सेल हुआ। तो ये भी आपका गलत पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो ऑप्शन सी फटाक से लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर इज नॉट टाइप 4 टाइप ऑफ अपरेटस, इट इज अ टाइप 6, और टाइप 4 में फ्लो थ्रू सेल होगा। देखो, देख लो जी भैया, टाइप 4 क्या होता है? फ्लो थ्रू सेल, और रोटेटिंग सिलेंडर टाइप 6 हो गया। पहला रोटेटिंग बास्केट, दूसरा पैडल, तीसरा रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, चौथा फ्लो थ्रू सेल, पांचवा पैडल ओवर डिस्क, छठवां रोटेटिंग सिलेंडर, सातवां रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। किसके लिए यूज किए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और जो क्वेश्चन आपके जीपैट में आगे, ठीक है, टाइपाइट नहीं पर सब में आते हैं, फार्मासिस्ट में भी आते हैं, याद करके ही जाना है इसको जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लो, यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसी को पकड़ो, उसमें रॉन्ग, इसमें इनकरेक्ट। क्या है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में 10 माइक्रोन की मेस होगी क्या? देखो, डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन में 10 होती है, ठीक है, सही है। डिसोल्यूशन में 40 नंबर मेस यूज होगा क्या? ये भी सही है, ठीक है। डिसोल्यूशन में 40 नंबर मेस और डिसइंटीग्रेशन में 10 नंबर मेस, ये दोनों सही है, इनकरेक्ट पकड़ना है। और डिसोल्यूशन रेट किससे रिलेटेड है? ड्रग की इफिकेसी से क्या? हाँ जी, अगर डिसोल्यूशन अच्छा है तो ड्रग इफिकेसी अच्छी होगी, वायबिलिटी अच्छी होगी, तो ये भी तो सही हुआ। हाँ, क्या गलत है भाई? टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री ना, 37 ± 2 डिग्री ये डिसइंटीग्रेशन का है, डीटी का है। डिसोल्यूशन का कितना होगा? 37 ± 0.5 डिग्री। सॉरी, तो डिसोल्यूशन में क्या होगा? 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब कहोगे जो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वैल्यू अगर इतनी ही है तो इतनी ही लिखी जाएगी। डीटी में 37 ± 2 होगा, जबकि डिसोल्यूशन में 37 ± 0.5 होगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा था, तो यही वाला तो होगा। ये देखो, ये देखो, इधर क्या है? डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, और इधर डिसोल्यूशन। डिसइंटीग्रेशन में मेस 10 नंबर का होगा, इसमें 40 नंबर का होगा, ये तो सही था। ये देखो, 37 ± 2 डिसोल्यूशन में नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन में होगा। डिसोल्यूशन में कितना होगा? 37 ± 0.5 होगा। स्पीड कितना होगा उसका? टैबलेट का वेरिएशन कितना होगा उसका? मीडियम में कितना लिक्विड होगा? ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एफिकेसी किससे रिलेटेड है? डिसोल्यूशन से रिलेटेड है ना। चलो, तो अलग अलग आपके कंपैरिजन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हाँ,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। लो भैया करेक्ट स्टेटमेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई करो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। थैलेट्स कंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन फुली स्टेराइड फॉर्म, करेक्ट पूछा है ना। हाँ, शुगर टैप 97% प्लस 3% इनवर्ट शुगर। अरे भैया शुगर टैप में क्या होता है, अच्छा करेक्ट पूछा है ना, 97% शुगर होगा, नहीं 90 से 93% शुगर होता है और 7 से 10% होगा, तो ये तो गलत हुआ। सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंटरिक कोटेड का, क्या सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इंपॉर्टेंट है एंटरिक कोटेड का। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, हाँ देखो अगर हम बात करते हैं किसका, थैलेट्स आपके जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड स्टेराइड फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। शुगर टैप में भी 90 से 93% होता है, ये भी नहीं हुआ। सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड किसके लिए, एंटरिक कोटेड के लिए नहीं, बक्कल के लिए, बक्कल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बक्कल और टैबलेट जो सबलिंगुअल टैबलेट है ना, वो मेनली ब्लेंड एक्सिपिएंट के द्वारा यूज होते हैं। देखो अच्छा ये इफरवेसेंट के लिए, सॉरी सिट्रिक और टार्ट्रिक क्या होता है, इफरवेसेंट के लिए, इसमें कंफ्यूजन था, क्लियर कर लीजिएगा। सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड और एक्टिव मेडिकामेंट ये सब आपके इफरवेसेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुगर टाइप का 90 से 93% शुगर सुक्रोज और 7 से 10% इनवर्ट शुगर, ये होगा। बक्कल और सबलिंगुअल में क्या होता है, यहाँ पे ब्लेंड एक्सिपिएंट के द्वारा यूज होगा। करेक्ट पूछा था ना, हाँ करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्लियर कर लीजिएगा। ये देखो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट था, और ये भी इफरवेसेंट के लिए था तो इनकरेक्ट था। ये वाला राइट हुआ, ब्लेंड एक्सिपिएंट का यूज करके बक्कल और सबलिंगुअल यूज किया जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एडिटिव यूज इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एडिटिव यूज जो किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सा सही है गलत है बता दो। लुब्रिकेंट क्या करता है भाई, फ्रिक्शन ड्यूरिंग द इंजेक्शन बिटवीन द वॉल एंड द टैबलेट डाई कैविटी में घटाता है क्या। लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा क्या, हाँ जी सर फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, सही बात है। एंटी एडेरेंट क्या करता है, कोहेसिवनेस को प्रमोट करेगा क्या, पाउडर पार्टिकल। एंटी एडेरेंट मतलब अडेरेंट को एंटी कर रहा है, मतलब कोहेसिवनेस को नहीं, कोहेसिवनेस को प्रमोट नहीं कर रहा है, रिड्यूस करेगा, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये सही हो गया। आर क्या बोला गया है, ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट का मतलब फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाता है, तो भैया फ्लो प्रॉपर्टी टैबलेट ग्रेन्यूल की पाउडर पटेल की बढ़ाने का काम किया, तो आर सही हो गया, पी सही हो गया, क्यों गलत हो गया। बाइंडर का काम क्या है, अडहेशन को प्रिवेंट करेगा क्या, बाइंडर का काम ही है अडहेर कराना, बाइंड कराना, तो प्रिवेंट थोड़ी ना करेगा जी, तो ये भी गलत। तो भैया क्यू और यस गलत है, पी और आर राइट है, पी और आर करेक्ट है, पी और आर करेक्ट है, ये देखो हाँ सी लगा सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, लुब्रिकेंट क्या किया, फ्रिक्शन घटाया, ग्लाइडेंट क्या किया, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाया, एंटी एडेरेंट प्रमोट नहीं करता है कोहेसिवनेस, और बाइंडर एडेशन को प्रिवेंट नहीं करेगा, बढ़ाएगा जी, ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो गए, देख सकते हो ना। ग्लाइडेंट क्या किया, लुब्रिकेंट क्या किया, एंटी एडेरेंट, ह्यूमेक्टेंट, ये अलग अलग टैबलेट के एक्सिपिएंट है, कौन क्या करते हैं और किसके क्या क्या एग्जाम्पल है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना और वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर हुआ जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, हाँ आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। लो भैया करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करो, बताओ भैया। न्यू टैब 95% सुक्रोज प्लस 4% इनवर्ट शुगर होगा क्या, जी हाँ सही है। शुगर टैब में क्या होता है, 98% सुक्रोज ना, 90 से 93% सुक्रोज होता है, 7 से 10% इनवर्ट शुगर, ये गलत है। ओनली पी इज करेक्ट, ये बोल सकते हैं क्या, ओनली पी इज करेक्ट, ये देखो हाँ। न्यू टैब की बात कर ले, वो 95% सुक्रोज प्लस 4% इनवर्ट शुगर होगा, देख सकते हो। न्यू टैब में क्या हुआ, 95% सुक्रोज प्लस 4% इनवर्ट शुगर, जबकि शुगर टैब में 93% आपका सुक्रोज हुआ, 7 से 10% इनवर्ट शुगर हुआ, ठीक है। और डाई पैक में क्या होता है, 97% सुक्रोज होगा, 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रिन, ठीक है, डेक्सट्रिन। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ मॉइस्चर क्रिटिकल ग्रेन्यूल्स अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेंटेन अ प्रॉपर मॉइस्चर लेवल इज। जी हाँ, जब हम कंप्रेशन करते हैं किसी भी मॉइस्चर क्रिटिकल ग्रेन्यूल का, तो एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डलना चाहिए जिससे आपका मॉइस्चर लेवल बढ़े।
अब मॉइस्चर लेवल बढ़ाने के लिए, मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस ह्यूमेक्टेंट डालोगे, ह्यूमेक्टेंट डालोगे जो मॉइस्चर लेवल को मेंटेन किए रहेगा, और मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने का काम इसमें कौन करेगा, ग्लिसरीन करेगा, टाल करेगा, कॉर्न स्टार्च करेगा या सुक्रोज, ये सब तो डाइल्यूएंट वगैरह है। तो मॉइस्चर को कौन बढ़ाया, ग्लिसरीन, ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चर लेवल को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हुआ। ठीक है, देखो ग्लिसरीन, ग्लिसरीन क्या करता है, जब कंप्रेशन करते हैं तो मॉइस्चर कम हुआ तो मॉइस्चर को प्रॉपरली मेंटेन करने का काम, मॉइस्चर को बढ़ाने का काम क्या किया, ग्लिसरीन कर दिया। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, और ये आपका बाइंडर एडेंटिएडेंट वो अलग काम किए। ठीक, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट। जी हाँ, disintegration test for enteric coated tablet, first the dissolution is carried out in what, 0.1 molar HCl, phosphate buffer, water या 0.1 molar H2SO4। जी हाँ, जब हम फार्माकोपिया की बात करते हैं तो वहां पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, जो कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट की बात हो रही है, उसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने की बात हो रही है। वहां पे जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से पहले आपका डिसोल्यूशन टेस्ट कैरी आउट किया जाता है, और डिसोल्यूशन टेस्ट जो कैरी आउट किया जा रहा है वो किसमें किया जा रहा है, 0.1 मोलर HCl में या 0.1 मोलर हाइड्रो जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, फॉस्फेट और वाटर। तो भैया ऑप्शन नंबर ए 0.1 मोलर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका डिसोल्यूशन टेस्ट हो रहा है, किसका, एंटेरिक कोटेड 0.1 मोलर HCl के अंतर्गत एंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन उसका देखते हैं। ठीक है, डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद DT में उसमें प्लेस करेंगे। ठीक है हाँ, चलो भैया, एक दिया है असर्शन, दूसरा दिया है रीजन। असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन असर्शन का सही रीजन है कि नहीं, यही सब पकड़ना है, लगाना है। चलो पहला क्या है, जिलेटिन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शुड नॉट कंटेन लेस देन 15 पार्ट्स मिलियन ऑफ आयरन। हाँ, जिलेटिन जो कि आपके यूज किया जा रहा है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करने में, उसमें शुड नॉट कंटेन लेस देन नहीं होता है, मोर देन होता है, मोर देन 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन होता है। तो मोर की जगह लेस लग गया, तो ये तो गलत हो गया, एक वर्ड सिर्फ हटाया है, चालाकी देखो, एक वर्ड हटाया है ना। रीजन क्या है, इट अफेक्ट द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सर्टिफाइड डाइज एंड सो पॉसिबल कलर रिएक्शन। ठीक है, ये क्या अफेक्ट करता है, FDC एक्ट को, जो सर्टिफाइड जो डाई है उनको अफेक्ट करेगा, जिससे पॉसिबल रिएक्शन वगैरह शो हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। रीजन तो सही है, आर तो सही है, लेकिन ए आपका गलत लग रहा है। ठीक है, असर्शन ए फॉल्स, रीजन ए इज ट्रू, ऐसा कह सकते हो, है ना। असर्शन ए गलत है, रीजन आर ट्रू है, क्या बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, शुड नॉट मोर देन होता, मोर देन 15 पार्ट्स पर मिलियन होता तो ठीक होता, लेकिन लेस देन बोल दिया है, बाकी ये तो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, जिलेटिन जो कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, शुड नॉट कंटेन मोर देन, देखो यहाँ पे देखो, मोर देन 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द एलिमेंट, है ना। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है कि FDC पे होता है, जिसपे जो डाइज वगैरह है वो पॉसिबल कलर रिएक्शन शो कर सकती हैं, है ना, इसीलिए इससे ज़्यादा वो पार्ट्स पर मिलियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है, दोनों कौन सा गलत है सही है यही पकड़ना है। द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन इज मेजर ऑफ द एडहेसिव क्रॉस लिंक। अरे भैया, जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है ना जिलेटिन का, वो किसका मेजर होता है, कोहेसिव स्ट्रेंथ, एडहेसिव नहीं होगा भाई साहब, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग, है ना, क्रॉस लिंकिंग के कोहेसिव स्ट्रेंथ की बात होती है, एडहेसिव की बात नहीं होती। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, देखो कोहेसिव की जगह एडहेसिव लगा दिया, गलत हो गया, पूरा स्टेटमेंट सब सही है, एक वर्ड में मार खाओगे आप लोग, दिक्कत हो जाएगी, एक वर्ड में ही गलती करते आओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया है, ब्लूम इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द वेट इन मिलीमीटर। अरे भैया, वेट इन मिलीमीटर नहीं होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है ना, मिलीमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर, बाकी सब सेम है। लो यहाँ पे कोहेसिव एडहेसिव की जगह कोहेसिव की जगह एडहेसिव दे दिया है, यहाँ मिलीमीटर दे दिया है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो। ठीक है, चलो तो भैया ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है,
एक मेजर होता है कोहेसिव स्ट्रेंथ का, ना कि एडेसिव। कोहेसिव स्ट्रेंथ ये देख लो, है ना, जो कि जिलेटिन मॉलिक्यूल के क्रॉस लिंकिंग में अगर होता है। और ये आपका क्या होता है, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन। और ब्लूम इज डिटरमाइन द मेजरिंग द वेट इन ग्राम नॉट मिलीमीटर। वेट इन ग्राम होगा, वेट इन ग्राम होगा, नॉट मिलीमीटर, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट उस हिसाब से शुरू वो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो कोहेसिव की जगह एडेसिव दे दिया और यहाँ पे देखो ग्राम की जगह मिलीमीटर दे दिया। बस ये दो अंतर हो गया, जिसी से गलती हो गई, ठीक है। हाँ, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट पी दिया है, क्यू दिया है, उसी को करेक्ट वाले को बता दो कौन सा है। स्टेटमेंट पी है कि टाइप ए जिलेटिन ये आपका एसिड ट्रीटेड होता है, पॉर्क स्किन से होता है, ठीक है, सही बात है। और जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच कितना होता है, पीएच 4.7 होगा क्या, नहीं, एसिड ट्रीटेड का पीएच 9 होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पीएच गलत है। दूसरा है टाइप बी जिलेटिन क्या है, अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से ऑब्टेन्ड होता है और इसका आइसोइलेक्ट्रिक जोन पीएच कितना होगा, 4.7, ठीक है, 4.7 सही है, अल्कली ट्रीटेड भी सही है, टाइप बी भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 राइट। स्टेटमेंट P इज फॉल्स, Q इज ट्रू, ठीक है, डी ऑप्शन लगा सकते हो, है ना, डी ऑप्शन लगा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, टाइप 1 जिलेटिन आपके एसिड ट्रीटेड है, पॉर्क स्किन से प्राप्त हो रहा है और उसका जो पीएच होगा 9 होगा, 4.7 नहीं होगा। तो P फॉल्स हो गया और Q राइट हो गया। देखो यहाँ पे देखो दो प्रकार के जिलेटिन होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए पॉर्क स्किन से प्राप्त होता है, टाइप बी ग्रीन बोन से प्राप्त होता है। टाइप ए आपका एसिड ट्रीटेड होगा, टाइप बी आपका अल्कली ट्रीटेड होगा। टाइप ए का एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 9 होगा और इसका 4.7 होगा। तो ये चीज आप क्लियर करके देख सकते हो, है ना। ये हो गया। अब चलते हैं आगे जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बता दो। इन ज्वाइनिंग द कैप एंड बॉडी सेक्शन आर ज्वाइन। जी हाँ, जब आप कैप्सूल का सेल बनाते हो तो ज्वाइनिंग में क्या होता है, कैप और बॉडी ज्वाइन होती है, ठीक है, पी स्टेटमेंट सही है। इन ट्रिमिंग ट्रिम द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द कैप एंड बॉडी सेक्शन बाय स्टेशनरी नाइफ। जी हाँ, ट्रिमिंग में क्या होता है, एक स्टेशनरी नाइफ होती है, उसी के कारण जो आपका बॉडी और कैप का सेक्शन होता है एग्जैक्ट लेंथ, वो स्टेशनरी नाइफ से ट्रिम्ड होती है, ठीक है, क्यू भी सही हुआ। In stripping the capsule are stripped from the length by stationary knives। देखो स्ट्रिपिंग में क्या होता है, जो कैप्सूल होता है ना वो स्टेशनरी नाइफ से नहीं, ब्रॉन्ज जॉ से, ब्रॉन्ज जॉ से स्ट्रिप हो रही है, ना ही स्टेशनरी नाइफ से। तो ये तो आर गलत हो गया, आर गलत हो गया, पी और क्यू राइट है। स्पिनिंग में क्या होता है, पिन आपके यूजुअली रोटेट होते हैं जिससे जिलेटिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, तो यस भी सही है। पी क्यू एस सही है, आर गलत है। पी क्यू एस सही है, आर गलत है। कौन सा ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए फटाक से, है ना। किसकी बात हो रही है, जब हम कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैप्सूल के सेल को बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ज्वाइनिंग में बॉडी कैप ज्वाइन हो जाती है, सही है। ट्रिमिंग में क्या होता है, स्टेशनरी नाइफ से ट्रिम हो जाता है, ये भी सही है। स्पिनिंग में रोटेट होता है ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जिलेटिन, ये भी सही है। स्टिकिंग में क्या होता है, ब्रॉन्ज जॉ से स्ट्रिप होता है, ना कि स्टेशनरी नाइफ से। स्टेशनरी नाइफ से तो ये ट्रिमिंग हो रहा है ना। हाँ, ये देखो अलग अलग स्टेप होते हैं ना। पहला स्टेप क्या होगा, डिपिंग होगा, फिर स्पिनिंग होगा ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ड्राइंग होगा, स्ट्रिपिंग होगा किससे, बाई ब्रॉन्ज जॉ, ना कि स्टेशनरी नाइफ से, ठीक है। ट्रिमिंग में क्या होगा, स्टेशनरी नाइफ होगा, ज्वाइनिंग में बॉडी कैप ज्वाइन होता है, पॉलिश होता है। यही स्टेप होती है जब कैप्सूल का सेल बनाते हैं हम, है ना, यही स्टेप होता है। क्लियर है। तो ये वाला आपका कह सकते हो आर गलत है, बाकी पी क्यू एस सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो एक तरफ क्या दिया है, कैप्सूल का साइज दिया है और एक तरफ उसका वेट दिया गया है। हमने क्या बोला, सबसे बड़ी साइज की कैप्सूल 000, उसके बाद 00, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके था। अब यहाँ पे 000 तो नहीं है, उसके बाद 000 में 950 mg होता है, सभी को पता है। 00 में 650 mg होता है, ये भी पता है। हाँ, तो 00 में कितना होगा, 650। पी का 4 किस में है भाई साहब, पहला ही ऑप्शन में। बाकी सारा ऑप्शन एकदम खटाखट हटा दो, ठीक है। पी का 4 हो गया 650। उसके बाद सबसे बड़ा क्यू है 1। अब 1 का जो साइज होगा 300 होगा, क्यू का 3rd होगा, 3 का 200 होगा, आर का 2nd होगा और एस का 100। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जी हाँ, ये देखो कैप्सूल का साइज से क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, अगर बात करते हैं 000 में कितना 950 mg, 00 में 650 mg वेट फिल होगा, 0 में 450 mg, 1 में 300 mg, 2 में 250 mg, 3 में 200 mg, 4 में 150 mg, 5 में 100 mg। ये तो पाउडर की फिलिंग हो गई। जब लिक्विड के फिलिंग की बात की जाए तो वहां पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, लो भैया नॉट है एक्सेप्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जी हाँ, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के मॉइस्चर कंटेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Below 10% moisture content, they become brittle and suffer dimensional changes which may cause handling problem in the filling of equipment। जी हाँ, सही बात है। 10% के बिलो अगर मॉइस्चर कंटेंट है ना तो ब्रिटल हो जाता है, सरफेस का डायमेंशन चेंज हो जाता है, जिससे हैंडल करने में, फिल करने में दिक्कत होती है। तो ये तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। मॉइस्चर कंटेंट अगर बिलो 16% है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाता है और फिलिंग में प्रॉब्लम होती है, ये भी सही है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल सेल रेंजेस बिटवीन 12 to 16, 12 से 16 या 12 से 15 होता है, ठीक है। एट हाई मॉइस्चर लेवल द कैप्सूल अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड दे में सॉफ्टन एंड बिकम टैगी, ठीक है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है ना, यहाँ पे नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्यों? मॉइस्चर कंटेंट बिलो 16%, बिलो 16% नहीं होगा, एबव 16%, क्योंकि 12 से 16% तो इसका नॉर्मल ही है, उसके नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। 12 से 16, एबव 16% दिक्कत कॉज करेगा, एबव 16%। तो यहाँ पे देखो, ये देखो मॉइस्चर कंटेंट एबव 16% प्रॉब्लम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, बिलो 16%, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो गया था एबव और बिलो में। बाकी 12 से 15% तो इसका ऑफिशियल रेंज है ही है, तो यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हुआ भैया, 12 से 15% इसका मॉइस्चर कंटेंट रेंज होता है, 10% के पीछे अगर करोगे तो भैया ब्रिटल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिलिंग में प्रॉब्लम आती है। एबव 16% आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है, और हाई मॉइस्चर लेवल का कंटेंट अगर ज्यादा है तो सॉफ्टन हो जाएगा, टैगी हो जाएगा, ठीक है। ये जिलेटिन के मॉइस्चर से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इन कैप्सूल रोटोसॉर्ट इज यूज फॉर द फिलिंग पाउडर इनटू कैप्सूल एंड रोटोफिल यूज द फिलिंग पेलेट्स। देखो रोटोसॉर्ट का मतलब है पाउडर फिल नहीं करेगा, वो तो छटैया करेगा, सॉर्टिंग करेगा फिल्ड कैप्सूल की। तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 यही गलत हो गया, रोटोफिल की बात ही नहीं आई, रोटोसॉर्ट है, गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, रोटोसॉर्ट इज अ मशीन दैट रिमूव लूज पाउडर। जी हाँ, लूज पाउडर को रिमूव करता है, छटैया करता है, अनफिल्ड ज्वाइंट कैप्सूल को छटैया करता है, सॉर्टिंग करता है, सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग, छटैया करना, फिल्ड और अनफिल्ड बॉडी को सॉर्टिंग करता है, लूज कैप्सूल सॉर्ट करता है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट और 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रोटो फिल ये आपका फिलिंग करेगा पेलेट्स की, रोटो सॉर्ट छटैया करेगा, सॉर्टिंग करेगा अनफिल्ड ज्वाइंट कैप्सूल वगैरह की, ठीक है। वेरी रोटोवेव क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैप्सूल को वे करेगा। वेरी कैप क्या करेगा, ये भी कैप्सूल को वे करता है। क्वालिसिल लिक्विड को फिल करता है। यूरेका की ये डिडस्टिंग और पॉलिशिंग करता है ना। और सिंडेलर PM16 ये क्लीनिंग और पॉलिशिंग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन द कैप्सूल केयरफुली। जी हाँ, कैप्सूल में जो पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है उसको पकड़ो लगा दो, है ना। यूरेका की बात कर ले तो ये आपका क्या था, डिडस्टिंग और पॉलिशिंग करने का काम करता था, बिल्कुल करता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोटोवेव, वेट का डिटर्मिनेशन करता था, वेट का डिटर्मिनेशन करता था। मैकोफेर की बात कर ले तो भैया ये कैप्सूल फिलिंग मशीन है, ये क्या है, कैप्सूल का फिलिंग करता है। तो भैया चलो रिस्पेक्टिवली P, Q और RS क्या होता है, P डिडस्टिंग करता है, ठीक है, ये वेट का डिटरमिन करता है, और ये आपका क्या करता है, फिलिंग ऑफ कैप्सूल। अच्छा, डस्टिंग, वेट का डिटर्मिनेशन और फिलिंग ऑफ कैप्सूल, अरे इररिस्पेक्टिवली है यार भाई, रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया है। बाकी सारी चीज यहाँ बस देखो इररिस्पेक्टिवली लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। डिडस्टिंग P कर रहा है, ये वे को कर रहा है, और ये
आपका क्या कर रहा है, P देखो क्या कर रहा है, डिडस्टिंग, ठीक है, ये वेट का डिटर्मिनेशन कर रहा है और ये आपका फिलिंग कर रहा है। जी हाँ, ये बी वाला राइट हुआ। अब देखो P यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, वेट का डिटर्मिनेशन फिलिंग कर रहा है रिस्पेक्टिवली, नहीं ये नहीं हुआ। PQR ये डिटर्मिनेशन वेट, ये गलत हुआ, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, P मतलब यूरेका की है, क्या कर रहा है, डिडस्टिंग कर रहा है, और रोटोवेव क्या कर रहा है, वेट का डिटर्मिनेशन कर रहा है, और फिलिंग कैप्सूल का फिलिंग कर रहा है मैकोफर। देखो ये देखो एक एक करके देख लो, है ना, यूरेका की है, डिडस्टिंग करता है, डिडस्टर है, रोटो सॉर्टिंग किया, रोटोवेव वेइंग किया, और मैकोफर फिलिंग किया कैप्सूल की, ठीक है। रिस्पेक्टिवली और इररिस्पेक्टिवली ये दो अंतर था, नहीं तो पहला वाला भी लगभग राइट था, बस यहाँ इररिस्पेक्टिवली लगा दिया और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लगा दिया। ये चीज क्लियर कर लेना, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जी हाँ, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसी को स्टडी करो और लगा दो। 0.15% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट इज डन टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन। जी हाँ, सही बात है, 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट डन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिलेटिन का डिकम्पोजिशन बचाया जा सके। फॉर्मल्डिहाइड रिटार्ड द डिसोल्यूशन ऑफ जिलेटिन सेल एज इट कॉज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल initiated by aldehyde. Various coating like shellac and cellulose ester phthalate also modifies the solubility of gelatin. And अगला स्टेटमेंट है, the addition of adsorbent like magnesium carbonate, light magnesium oxide overcome the difficulty of filling deliquescent material of particle। ठीक है, यस तो सही हुआ है ना, और आपका कोटिंग सेलेक्ट वाला ये भी सही हुआ, लगभग सारे स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है, PQR और S भी सही है, ठीक है। क्या हुआ, 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करता है, जिलेटिन के डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करेगा। फॉर्मल्डिहाइड रिटार्ड करता है डिसोल्यूशन ऑफ जिलेटिन सेल, क्योंकि ये क्रॉस लिंकिंग ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल को इनिशिएट कर रहा है एल्डिहाइड के द्वारा। और सेल्यूलोज एसिड थैलेट में जो हुआ, और ये